वाटर क्या है, ये मोस्टली इसको हम मतलब सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं केमिकल टेस्ट फॉर वाटर। ठीक है, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज इट डिसॉल्व मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, नॉट ऑल द सब्सटेंसेस बट मोस्टली सब्सटेंसेस में डिसॉल्व हो जाते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो आ जाता है हमारे पास केमिकल टेस्ट फॉर वाटर, कि वाटर को अगर आपने केमिकली टेस्ट करना हो, ठीक है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है कि आपको मालूम हो कि केमिकल टेस्ट और प्योरिटी का टेस्ट जो है वो किस तरह से करना है। तो फॉर केमिकल टेस्ट वी कैन यूज आइदर कॉपर 2 सल्फेट, टेस्ट विद कॉपर 2 सल्फेट। ठीक है, तो अगर कॉपर 2 सल्फेट के साथ इसको टेस्ट करेंगे तो ये सिंपल क्या होता है कि आपने एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट लेना होता है। ठीक है, एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट क्या है, ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये CuSO4 है। नाउ दिस इज एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट। ठीक है, ये व्हाइट कलर का होता है। अब इसमें अगर आप कोई सब्सटेंस ऐड करते हैं, लेट्स सपोज अगर हम इसमें वाटर ऐड करते हैं, ऑन एडिंग वाटर इनटू कॉपर 2 सल्फेट, ठीक है, दिस कन्वर्ट्स इनटू CuSO4.5H2O। ठीक है, ये इसका कलर चेंज हो जाता है, इट कन्वर्ट्स इनटू ब्लू क्रिस्टल्स। ठीक है, तो वी गेट हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट व्हिच इज ब्लू इन कलर, और वी गेट ब्लू क्रिस्टल्स। ठीक है, तो वाटर का केमिकल टेस्ट क्या है कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस को, किसी लिक्विड को, इफ वी ऐड अ लिक्विड इनटू हाइड्रेटेड कॉपर एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट में अगर हम कोई लिक्विड ऐड करते हैं व्हिच इज व्हाइट इन कलर, ठीक है, तो इफ द कलर चेंजेस फ्रॉम व्हाइट टू ब्लू, इफ वी गेट ब्लू सॉलिड, दैट मींस के जो लिक्विड आपने इसमें ऐड किया है दैट लिक्विड इज वाटर। तो एक तरह से केमिकल टेस्ट है वाटर का कि अगर आप एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट में वाटर ऐड करेंगे तो इट टर्न्स ब्लू, वी गेट ब्लू सॉलिड। ठीक है जी, क्लियर है ये एक टेस्ट हो गया वाटर का कि वी कैन टेस्ट वाटर केमिकली बाय एडिंग कॉपर 2 सल्फेट और बाय एडिंग इट इनटू कॉपर 2 सल्फेट, अगर आप इसको कॉपर 2 सल्फेट में ऐड करते हैं तो। यूट्रोफिकेशन बेटा ये पार्ट ऑफ मतलब सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, यूट्रोफिकेशन जो है ये अब सिलेबस का पार्ट नहीं है। कॉपर तो पिंक होता है, हम तो कॉपर 2 सल्फेट की बात कर रहे हैं ना बेटा, कंपाउंड की बात कर रहे हैं, कॉपर मेटल पिंक होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक तो ये टेस्ट हो गया विद कॉपर 2 सल्फेट। सेकेंडली वी कैन आल्सो टेस्ट इट विद कोबाल्ट 2 क्लोराइड, कोबाल्ट 2 क्लोराइड। ठीक है, तो जिस तरह से आपने कॉपर 2 सल्फेट के साथ टेस्ट किया, ऐसे कोबाल्ट 2 क्लोराइड जो है ये भी, लेट्स सपोज आपके पास COCl2 है। नाउ ये एनहाइड्रस कोबाल्ट 2 क्लोराइड है, ठीक है, जिसका कलर होता है ब्लू। तो चलिए इसको मैं ऐसे लिख देते हैं कि COCl2, दिस इज एनहाइड्रस कोबाल्ट 2 क्लोराइड, एनहाइड्रस कोबाल्ट 2 क्लोराइड ये ब्लू कलर का होता है। और इसमें अगर हम वाटर ऐड करते हैं, ऑन एडिंग वाटर इनटू कोबाल्ट 2 क्लोराइड इट एड्स 6 वाटर मॉलिक्यूल, तो इसका वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या है 6, कन्वर्ट्स इनटू COCl2.6H2O, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एंड वंस इट कन्वर्ट्स इनटू हाइड्रेटेड फॉर्म, ठीक है, तो ये जब हाइड्रेटेड फॉर्म में जाएगा, नाउ दिस बिकम्स हाइड्रेटेड, ये हाइड्रेटेड में कन्वर्ट हो गया, दिस गिव्स पिंक कलर क्रिस्टल्स। तो ये ब्लू से पिंक हो जाता है। तो इसके जिस तरह लिटमस की पेपर स्ट्रिप्स आती हैं, ऐसे कोबाल्ट 2 क्लोराइड भी पेपर में आता है, तो ये ब्लू कलर में होता है। जब एनहाइड्रस होता है, अगर आप इसको वाटर में डिप करेंगे ऑन एडिंग, और सिंपल आप इसको ऐसे लिख देंगे ऑन एडिंग ब्लू स्ट्रिप ऑफ COCl2 in water, it turns pink। ठीक है, तो इसका जो आपके कलर चेंज हो जाएगा, इट टर्न्स पिंक, ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन एब्सॉर्ब करेगा और ये एनहाइड्रस से हाइड्रेटेड फॉर्म में चला जाएगा एंड द कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू पिंक। तो ये दो केमिकल टेस्ट हैं वाटर के जो आपको ध्यान में रखने हैं कि एक तो हो गया कॉपर 2 सल्फेट के साथ, कॉपर 2 सल्फेट चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू ब्लू,
हाइड्रेटेड फॉर्म में ब्लू होता है, और कोबाल्ट 2 क्लोराइड जो है ये ब्लू से पिंक हो जाता है। एनहाइड्रस फॉर्म में ब्लू होता है और हाइड्रेटेड फॉर्म में जाएगा तो पिंक हो जाएगा। तो ये दो क्या कहलाएंगे, दीज आर केमिकल टेस्ट ऑफ वाटर, ये वाटर के केमिकल टेस्ट हो। ठीक हो गया, क्लियर होगी बात? जी बेटा, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, तो अगर आप इसको हीट करेंगे तो ये दोबारा एनहाइड्रस फॉर्म में चले जाएंगे। बिल्कुल ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल फॉर्म में जा सकते हैं। ऑन हीटिंग हाइड्रेटेड फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनहाइड्रस फॉर्म, इनको आप एनहाइड्रस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट जब आपसे केमिकल टेस्ट की बात होगी तो आपको ये रिवर्सिबल रिएक्शन डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट टेस्ट बताएंगे कि जी वाटर का टेस्ट क्या है, केमिकल टेस्ट क्या है। क्लियर हो गई बात? हाँ जी, इसमें कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है, तो ये केमिकल टेस्ट ऑफ वाटर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं टेस्ट फॉर प्योरिटी ऑफ वाटर। ठीक है, टेस्ट फॉर प्योरिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अगर आपने वाटर की प्योरिटी का टेस्ट करना है तो उसके लिए सिंपल क्या करेंगे कि आप मतलब प्योरिटी कोई भी सब्सटेंस हो, किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी के लिए अगर आपने उसको टेस्ट करना है तो वी कैन टेस्ट इट बाय टेस्टिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो वी नो दिस थिंग दैट प्योर वाटर boils at 100 degree centigrade and it melts at 0 degree centigrade. ठीक है, तो pure water boils at 100 degree centigrade and it melts at 100 degree centigrade. तो a pure substance melt at a sharp temperature, at a sharp and fixed temperature. ठीक है, सिंपल आप ये ध्यान में रखें कि pure substance melts or boils at a sharp and फिक्स्ड टेम्परेचर, मतलब वाटर का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है, ये फिक्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होगा। तो प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी टेस्टेड बाय चेकिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी टेस्टेड थ्रू इट्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अगर आपने वाटर की प्योरिटी को टेस्ट करना है तो आप सिंपल क्या करेंगे कि आप इसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। तो इफ इट मेल्ट्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इफ इट मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और इफ इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मींस इट इज प्योर वाटर। इम्प्योर वाटर जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वाटर में इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, इट गोज बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और अगर आप इसमें इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ऑन एडिंग इम्प्योरिटीज, on adding impurities, melting point decreases and boiling point increases. ठीक है, ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, बाकी इसका रीजन जो है वो इस लेवल पे नहीं पूछा जाता। तो जस्ट सिंपल आपको ये मालूम होना चाहिए कि इम्प्योरिटीज ऐड करने पर मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्योर वाटर जो है इट मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वाटर की प्योरिटी का टेस्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लें डिस्टिल्ड वाटर की, डिस्टिल्ड वाटर क्या है? ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर बेसिकली क्या है कि जिसमें मतलब आप कहेंगे जिसमें इम्प्योरिटीज की क्वांटिटी ना होने के बराबर हो। होता क्या है कि जब आप वाटर को थ्रू डिस्टिलेशन कलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वाटर इज फर्स्ट हीटेड, उसको वेपराइज हो, मतलब डिस्टिल्ड वाटर कैसे कलेक्ट होता है कि फर्स्ट water is heated, vaporized, vaporized, पहले वाटर को आप हीट करते हैं, वेपराइज होता है, देन दीज वेपर्स पास थ्रू डिस्टिलेशन असेंबली। ठीक है, देन passes through distillation assembly
where it condenses, ठीक है जी, and collects as liquid. तो अब ये जो वाटर आपने कलेक्ट किया है आफ्टर कंडेंसेशन, ये कहलाएगा डिस्टिल्ड वाटर। तो इसकी खास बात क्या है कि इट कंटेन्स वेरी फ्यू इम्प्योरिटीज, ना होने के बराबर काफी सारी इम्प्योरिटीज आपने इसमें से रिमूव कर ली होती हैं, बिकॉज पानी जब इवेपोरेट होगा तो मोस्टली इसमें से इम्प्योरिटीज जो है वो रिमूव हो चुकी होंगी। तो इट कंटेन्स वेरी फ्यू इम्प्योरिटीज, वेरी फ्यू इम्प्योरिटीज, इसमें इम्प्योरिटीज ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है। तो ये नॉर्मली जो है डिस्टिल्ड वाटर जो है, जब भी आपने मतलब जहाँ पे आपको प्योरिटी रिक्वायर्ड होती है वहां पे डिस्टिल्ड वाटर जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि टैप वाटर में इम्प्योरिटीज की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है। तो नॉर्मली इन केमिकल एक्सपेरिमेंट्स वी यूज डिस्टिल्ड वाटर इन केमिकल, या आप कह लें इन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, इन केमिकल एक्सपेरिमेंट्स डिस्टिल्ड वाटर इज यूज्ड to get better results. Distilled water is used to get better results. ठीक है जी, तो ये जो सिंपल डिस्टिल्ड वाटर हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट हम प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। यहां तक बात क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर प्यूरिफिकेशन पे जो क्वेश्चन आता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब वाटर में जो है ये डिफरेंट टाइप की इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं नॉर्मली। इसमें डिसॉल्व सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों टाइप की इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं, ठीक है। इट कंटेन्स, वाटर कंटेन्स both soluble and insoluble impurities. पानी में आपको soluble और insoluble दोनों टाइप की impurities जो है ये मिलेंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट कंटेन्स डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है जी। इट कंटेन्स मेटालिक कंपाउंड्स, आयंस की फॉर्म में मेटालिक कंपाउंड्स। ये कहाँ से आते हैं? जब बारिश का पानी मतलब पहाड़ों से होता हुआ नदी नालों में आता है तो वो पहाड़ों में जो मिनरल्स होते हैं वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मेटालिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। प्लस में वेस्ट आ जाता है, प्लास्टिक मौजूद होता है, ठीक है। ये मतलब वेस्ट मटेरियल जो है ये इसमें आ रहा होता है, सीवेज का पानी आता है, इट कंटेन्स सीवेज, हार्मफुल माइक्रोब्स। तो ये सारी इम्प्योरिटीज हैं जो वाटर में मौजूद होती हैं, जिसमें से मोस्टली जो है वो हमें रिमूव करनी होती है। तो इट कंटेन हार्मफुल माइक्रोब्स, नाइट्रेट्स, या आप सिंपल कहते हैं कि फर्टिलाइजर्स, एक्सेस फर्टिलाइजर्स एंड फॉस्फेट्स। फर्टिलाइजर्स से क्या आते हैं? फर्टिलाइजर्स एड्स नाइट्रेट्स इनटू वाटर, यानी जो पानी में डिसॉल्व फर्टिलाइजर होता है, फर्टिलाइजर जो है क्या रिलीज कर रहा होता है? नाइट्रेट्स। इसी तरीके से डिटर्जेंट्स, ये जो मतलब आप कह लें कि घरों से और फैक्ट्री से डिटर्जेंट वाला पानी जो आता है, तो इस पानी में क्या मौजूद होते हैं? इट कंटेन्स नाइट्रेट एंड फॉस्फेट्स, ठीक है। तो ये कुछ इम्प्योरिटीज हैं जो कि वाटर में मौजूद होती हैं, जिनमें से मोस्टली हमें रिमूव करनी होती है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो जो सिंपल हमने बात कर ली कि वाटर में कौन कौन सी इम्प्योरिटीज मौजूद हैं। अच्छा, अब लाजमी नहीं कि सारी इम्प्योरिटीज ही नुकसानदेह हैं या इनका नुकसान है। तो इनमें से कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी भी हैं जो कि बेनिफिशियल है, ठीक है। तो बेनिफिशियल इम्प्योरिटीज की अगर हम बात करें, या बेनिफिशियल सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन वाटर, जो कि मतलब हमारे फायदे के लिए हैं, तो वो कौन कौन सी सब्सटेंस है? फॉर एग्जांपल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, दिस इज एसेंशियल फॉर एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। फिशेस वगैरह को ये ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, तो दिस इज एसेंशियल फॉर एक्वेटिक लाइफ। इसी तरीके से जो मिनरल्स मौजूद हैं, जो मेटल कंपाउंड्स मौजूद हैं,
minerals which are present, और metal compounds कह लें आप, minerals कह लें, ये भी beneficial है. For example, like कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो कैल्शियम जो है ये बोन्स के लिए, तो इस तरह से मतलब आप कह लें कि these are beneficial. Beneficial as it contains minerals like कैल्शियम और मैग्नीशियम. तो ये तो मतलब हमारे फायदे में, बट मोस्टली जो इम्प्योरिटीज पानी में है वो हार्मफुल है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर हम हार्मफुल सब्सटेंस की बात करें, तो हार्मफुल सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन वाटर में कुछ मेटल कंपाउंड ऐसे हैं जो कि हार्मफुल है. ठीक है, मेटल कंपाउंड्स कुछ तो हमारे फायदे में है, बट मोस्ट ऑफ देम आर हार्मफुल. फॉर एग्जांपल कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम और लेड. ठीक है, लेड अगर पानी में मौजूद है या एल्यूमिनियम मौजूद है, तो दीज आर हार्मफुल सब्सटेंस. प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हार्मफुल है. ठीक है, प्लास्टिक जो है ये हार्मफुल है. दिस इज हार्मफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ, हार्मफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ. ठीक है, फॉर एग्जांपल मतलब आप कह लें कि फिशेस वगैरह दे गेट ट्रैप्ड इन प्लास्टिक वेस्ट. फॉर एग्जांपल फिश गेट ट्रैप्ड इन प्लास्टिक, इंटैंगल्ड हो जाती हैं. ठीक है, तो इट गेट ट्रैप्ड इन प्लास्टिक वेस्ट. ठीक है, इसी तरीके से जो सीवेज का पानी है ये काफी ज्यादा नुकसानदेह है. सीवेज ये नुकसानदेह है बिकॉज इट कंटेन हार्मफुल माइक्रोब्स व्हिच कैन कॉज डिजीजेस लाइक टाइफाइड और अदर मलेरिया हो गया. ठीक है, इस टाइप की. तो इट कंटेन्स हार्मफुल माइक्रोब्स harmful microbes which causes diseases. ठीक है, इसी तरीके से नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स फ्रॉम फर्टिलाइजर्स एंड डिटर्जेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, ये जो नाइट्रेट्स हैं दीज कम्स फ्रॉम फर्टिलाइजर्स. ठीक है, इसकी हम आगे चल के बात करते हैं. फर्टिलाइजर्स एंड फॉस्फेट्स कम फ्रॉम फर्टिलाइजर एंड डिटर्जेंट्स बोथ. ठीक है, तो ये जो नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, दे वो जो भी यूट्रोफिकेशन की बात हो रही थी, तो ये क्या करते हैं, इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ both these nitrates and phosphates promote the growth of water plants. Water plants, which leads to deoxygenation of water. Deoxygenation of water. ठीक है, and this causes damage to aquatic life, and this is called eutrophication. ठीक है, it is called eutrophication. हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना यूट्रोफिकेशन क्या है, जस्ट सिंपल आपको ये मालूम होना चाहिए कि इट अकर्स ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स इन वाटर. यानी वो होता क्या है, वो आपने देखा होगा पानी के ऊपर जो ग्रीन लेयर आ जाती है जिसे हम एल्गाई फॉर्मेशन कहते हैं. यानी लेट सपोज ये वाटर है, तब सिंपल क्या होता है कि जब एक्सेस फर्टिलाइजर, ये एक तरह से आप कह लें कि दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग एक्सेस फर्टिलाइजर और डिटर्जेंट्स. तो ये जो डिटर्जेंट वाला पानी या फर्टिलाइजर वाला पानी जब ये रिवर्स का और लेक्स का हिस्सा बनता है, तो इसमें क्योंकि नाइट्रेट्स मौजूद होते हैं, फॉस्फेट्स मौजूद होते हैं, तो मतलब प्लांट्स को ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायर्ड है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, तो वो इसको यहाँ से मिल जाता है. फिर प्लस पानी भी मौजूद होता है, और फिर इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट,
ठीक है, सनलाइट जब इसको मिलती है तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। यानी लेट्स सपोज आप कह लें कि ये सनलाइट जब मिलती है, प्लस वाटर मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, फास्फोरस मौजूद है, तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं फोटोसिंथेसिस के लिए वो सब यहाँ मौजूद होते हैं। तो वाटर की सरफेस के ऊपर जो है ये ग्रीन लेयर डेवलप होना शुरू हो जाती है, एल्गाई फॉर्मेशन। एल्गाई क्या है, ये मिनी वाटर प्लांट्स हैं, तो इस तरह की ये ग्रीन लेयर जो है ये डेवलप होना शुरू हो जाती है। अब ये जो लेयर है दिस स्टॉप्स दी, यानी एक तरह से ये एयर को पास होने से रोकती है, यहाँ से अब ऑक्सीजन जो है ये एंटर नहीं हो सकती, इसी तरीके से सनलाइट जो है ये एंटर नहीं हो सकती। तो ग्रेजुअली क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं दे स्टार्ट्स डाइंग। ठीक है, जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं इन ये जब इनको सनलाइट नहीं मिलती तो ये डीकम्पोज होना शुरू होते हैं, और जब डीकम्पोजिशन होती है देन बैक्टीरिया स्टार्ट्स फीडिंग ऑन देम, और ग्रेजुअली ये जो बैक्टीरिया है ये पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है या यूज अप कर लेता है। ठीक है, यानी आप एक तरह से कह लें जो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है, अब क्योंकि ग्रीन लेयर की वजह से मजीद ऑक्सीजन पानी में आ नहीं सकती, तो अब जो पहले से मौजूद ऑक्सीजन है उसको बैक्टीरिया जो है इट स्टार्ट्स एब्जॉर्बिंग, वो उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू यूज्ड अप कर लेता है। तो यहाँ से फिर क्या होता है, वाटर में ऑक्सीजन डिप्रिवेशन होना शुरू हो जाती है, जिसे हम एनऑक्सिक कंडीशंस कहते हैं, एनारोबिक कंडीशंस कहते हैं, और ग्रेजुअली यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। तो फिर जो मरीन लाइफ है ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन एंड दिस अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स इन वाटर। ठीक है, समझ आ गई बात? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? तो ये हमने बात कर ली कि वाटर में कौन कौन सी टाइप की इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, फिर उसमें से कौन सी हार्मफुल है, कौन सी मतलब आप कह लें एक तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है। ये सारी बात हो गई। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वाटर ट्रीटमेंट की, कि हाउ टू ट्रीट वाटर, किस तरह से वाटर को जो है वो ट्रीट किया जाता है सो दैट मोस्ट ऑफ द इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो बेसिकली वाटर जो हम घरों में इस्तेमाल के लिए जो वाटर आता है ये बेसिकली कहाँ से आ रहा है? इट कम्स फ्रॉम रिवर्स और रेजरवायर्स और अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज। ठीक है, जो ग्राउंड वाटर होता है तो वो पानी जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, अब वाटर ट्रीटमेंट के दौरान आपने मोस्टली जो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं इनको रिमूव करना होता है। अब इसके स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या होता है? सेडिमेंटेशन। पहला स्टेप क्या होता है? सेडिमेंटेशन होता है। ना व्हाट इज सेडिमेंटेशन? कि जो वाटर में आप कह लें कि वाटर को सेडिमेंटेशन टैंक्स में लेके जाया जाता है, जहां पे इसको काफी टाइम तक जो है वो रखा जाता है। ठीक है, वाटर इज यानी जो पानी रिवर से या ग्राउंड वाटर जो आता है, इट इज टेकन इनटू सेडिमेंटेशन टैंक्स where it stands for few hours, where it stands for few hours। ये वाटर को जो है ये सेडिमेंटेशन टैंक्स में लेके जाया जाता है, जहाँ पे ये काफी टाइम तक जो है वो इसको रखा जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो इसमें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं, जो लार्ज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन होना शुरू हो जाती हैं ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो लार्ज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फॉर एग्जांपल मड, सैंड, ठीक है, और ऑर्गेनिक वेस्ट, कोई डेड प्लांट्स हैं, वेजिटेशंस हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, इट स्टार्ट्स सेटलिंग डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो जब पानी काफी देर तक जो है वो इन सेडिमेंटेशन टैंक्स में रहता है तो ये जो लार्ज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं ये मतलब ये नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाती है। दिस फॉर्म्स अ लेयर ऑफ सेडिमेंट, एक तरह से
सेडिमेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट सेडिमेंटेशन। देन वाटर इज पोर्ड ऑफ, ठीक है, वाटर को आप पोर ऑफ कर लेते हैं, यानी आप कह लें कि ये जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं ये नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं। अच्छा, तो अब क्या होता है कि आपने ये जो सेडिमेंट्स हैं ये नीचे सेटल डाउन होते हैं, देन वाटर इज पोर्ड ऑफ, जिसे हम डिकेंटिंग भी कहते हैं, लीविंग द सेडिमेंट्स बिहाइंड। ठीक है, इसको दूसरे टैंक्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है, सेडिमेंट्स जो है ये पीछे ही रह जाते हैं। तो ये सेडिमेंटेशन के थ्रू क्या होता है कि एक तरह से ये फिल्ट्रेशन ही है, आप इसको फिल्ट्रेशन भी कह सकते हैं, बट ये क्या है, लार्ज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को जो है वो सेपरेट किया जा रहा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, ये क्लियर है बेटा यहाँ तक? नेक्स्ट फिर स्टेप आता है फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में फिर क्या होता है कि यहाँ पे स्मॉल जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं, नहीं सेंट्रीफ्यूगेशन तो अलग ही चीज है बेटा, ठीक है, उसका तो यहाँ पे कोई काम नहीं है। आप सेडिमेंटेशन तो सिंपली क्या है, आप जस्ट उसको यूज ध्यान में रखें, ज्यादा कोई इसको कंफ्यूज ना करें, बस आप यूज ध्यान में रखें। सेडिमेंटेशन क्या है, लार्ज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को सेटल डाउन करना। हाँ, आप उसको वो प्रोसेस को इस तरह से देख लें कि उसमें भी क्या होता है कि जो इनसॉल्युबल पार्ट होता है वो नीचे आके सेटल डाउन हो रहा होता है ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ भी ग्रेविटी का यूज हो रहा है। ठीक है, बट इसको आप सेंट्रीफ्यूगेशन कहेंगे नहीं, वो प्रोसेस अलग है, ये प्रोसेस अलग है। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन क्या है, लार्ज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को सेटल डाउन कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फिर क्या आ जाता है, फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि आप फिर वाटर के अंदर जो अभी स्मॉल इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज रह गई होती हैं उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। कैसे? बाय एडिंग कोएगुलेंट्स। स्मॉलर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, स्मॉलर insoluble impurities are removed ठीक है जी, ये रिमूव की जाती है। कैसे रिमूव की जाती है? बाय एडिंग कोएगुलेंट्स। अच्छा, कोएगुलेंट्स क्या होते हैं? ये सिंपल केमिकल्स होते हैं जो स्मॉलर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को एक तरह से ग्लू की तरह से जोड़ देते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं, लार्जर इम्प्योरिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं। कोएगुलेंट क्या है? केमिकल which joins smaller impurities into larger ones। अब कैसे करते हैं हम उस डिटेल में नहीं जा रहे कि किस तरह से केमिकल कनेक्शंस बनाते हैं, बस जस्ट सिंपल आप ये ध्यान रखें कि ये कोएगुलेंट का काम क्या है कि ये स्मॉलर इम्प्योरिटीज को लार्जर में कन्वर्ट करता है सो दैट दे कैन बी इजीली रिमूव्ड। देन वाटर इज पास थ्रू लेयर्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल फिल्टर्स। ठीक है, पहले आपने कोएगुलेंट के थ्रू स्मॉलर इम्प्योरिटीज को लार्जर में कन्वर्ट किया। ठीक है, ये पहले मतलब ये बिल्कुल सेडिमेंट्स की तरह तो नहीं होते, बट ये कि पहले के मुकाबले में थोड़ी सी लार्ज हो जाती है। देन वाटर इज पास थ्रू, देन water is passed through layers of sand and gravel। ये मतलब वो रेती में से जो है पानी को गुजारते हैं, तो ये बिल्कुल फिल्टर पेपर का काम करती है कि वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रोकती है और पानी को पास होने देती है। ठीक है, इट ट्रैप्स सॉलिड पार्टिकल्स। बड़े बड़े आपके पास टैंक्स होते हैं जिसमें ये रेती और बजरी जो है वो भर दी जाती है, सैंड एंड ग्रेवल, और फिर उसमें से पानी को गुजारते हैं। तो ये जो सैंड एंड ग्रेवल का मिक्सचर होता है ये मतलब बिल्कुल फिल्टर पेपर की तरह से काम करता है, और इन जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं इसको ट्रैप करता है, वाटर को पास होने देता है। तो इससे क्या होता है कि जो स्मॉलर इम्प्योरिटीज होती हैं वो भी काफी हद तक रिमूव हो जाती है। 100% प्योरिफिकेशन तो नहीं हो सकती, वो तो आप खुद भी कर लें, बट ये है कि ये दो जो प्रोसेस हम करते हैं, सेडिमेंटेशन देन फिल्ट्रेशन, तो इससे काफी हद तक इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो है वो रिमूव हो जाती है। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट फिर बेटा ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। ठीक है, तो मतलब आपसे ये पूछा जा सकता है वाटर प्योरिफिकेशन के लिए, तो इसलिए आज से आप इसको ध्यान में रखें। ठीक है,
कभी भी लार्ज स्केल पे अगर फिल्ट्रेशन करनी होती है तो उसके लिए ये प्रोसेस किया जाता है, लार्ज स्केल फिल्ट्रेशन के लिए। अच्छा, नेक्स्ट फिर मतलब ये फिल्ट्रेशन हो गई, ये आपने जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं उसको आपने उनको आपने रिमूव कर दिया। देन फिर अब अगला स्टेप क्या होता है, चारकोल एडिशन, या आप कह लें कि कार्बन जो है वो ऐड किया जाता है। नेक्स्ट चारकोल, चारकोल ये प्योर कार्बन है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, चारकोल इज एडेड और प्योर कार्बन इज एडेड, इट इज एडेड टू रिमूव बैड टेस्ट एंड ओडर्स। ठीक है, कि अगर पानी में कोई बैड टेस्ट है, कोई स्मेल है, तो चारकोल क्या करता है, ये उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे हमने देखा था कि ये इंडिकेटर के कलर को भी एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रलाइजेशन का जो हमने टाइट्रेशन का प्रोसेस पढ़ा था। तो चारकोल जो है ये बैड टेस्ट को, स्मेल को एब्जॉर्ब करता है और बाद में इसको फिल्टर करके रिमूव कर दिया जाता है। इट कैन बी इजिली सेपरेटेड, इट कैन बी इजिली separated by filtration। ये तो फिल्ट्रेशन के थ्रू आप इसको फिर बाद में सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन हो गई, फिल्ट्रेशन हो गई, देन चारकोल टू रिमूव बैड टेस्ट एंड स्मेल, और देन फिर क्लोरीनेशन। फोर्थ स्टेप आता है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में जो है वो आप वाटर को क्लोरीन टैंक्स में से जो है वो गुजारते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनको रिमूव करने के लिए तो आप क्या करते हैं, क्लोरीन इज एडेड, chlorine is added for sterilization purpose। Kills bacteria and other microorganisms which are harmful। ठीक है, तो क्लोरीन ऐड की जाती है जो कि अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और बैक्टीरिया को जो है वो किल करती है, ताकि टाइफाइड या इस टाइप की जो बीमारियां हैं जो कि बैक्टीरिया से फैलती हैं उनको रोका जा सके। ठीक है, तो क्लोरीनेशन के थ्रू जो है वाटर को स्टेरलाइज करते हैं और ये पूरा जो है वो प्रोसेस है वाटर प्योरिफिकेशन का। अच्छा, इसमें फिर एक एडिशनल स्टेप भी आ जाता है। बाज़ औक़ात ये भी पूछ लिया जाता है कि जी वाई वी ऐड फ्लोरीन, मतलब इस सब के बाद लास्ट में बाज़ औक़ात फ्लोरीन जो है ये भी ऐड किया जाता है, फ्लोरीनेशन। तो फ्लोरीनेशन का मकसद क्या होता है, एडिशन ऑफ फ्लोरीन, और इससे क्या होता है कि जो टूथ की आप कहें कि टूथ डिके या दांतों से जो रिलेटेड बीमारियां होती हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, फ्लोरीन इज एडेड और फ्लोरीन इज पास्ड टू प्रिवेंट टूथ डिके। ठीक है, ये जो दांतों पे जो जरासीम एक्ट करते हैं उनको मारने के काम आती है। तो फ्लोरीन जो है ये पास की जाती है ताकि दांतों की बीमारियों से जो है वो बचा जा सके। ठीक है, तो ये वाटर प्योरिफिकेशन का प्रोसेस हो गया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? जी, फ्लोरीन गैस पास करते हैं तो फ्लोराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फ्लोराइड्स वो आपने अक्सर देखा भी होगा कि वो जो टूथपेस्ट के एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो उनमें मेंशन होता है कि फ्लोरीन की ताकत, फ्लोराइड की ताकत के साथ। तो ये बेसिकली मतलब हम पूरा केमिकल रिएक्शन की डिटेल में नहीं जा रहे हो, मैंने बता दिया ना आपको कि जो दांतों की बीमारियां होती हैं उससे उसको प्रिवेंट करती है। बस इतना आपको ध्यान में रखना। जैसे क्लोरीन जो है वो डिसइंफेक्टेंट के तौर पे काम करता है, तो फ्लोरीन जो है ये टूथ डिसइंफेक्टेंट के तौर पे काम करता है। ठीक है, ये फ्लोराइड्स प्रोड्यूस करता है। हाँ जी, क्लियर हो गई बात? जी बेटा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना हो? अच्छा, लास्ट में अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और आ जाता है, फर्टिलाइजर्स।
ठीक है, फर्टिलाइजर्स जो हैं ये बेसिकली क्या होते हैं कि ये आर्टिफिशियली आप कह लें कि सब्सटेंस है जो कि हम ऐड करते हैं टू इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। डिफरेंट पर्पस होते हैं। इट मेनली कंटेन्स, जो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तीन एलिमेंट्स जो है प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है, पोटेशियम, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो जो फर्टिलाइजर्स हैं इट कंटेन्स पोटेशियम, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो एक तरह से आप आर्टिफिशियली सॉइल का जो पोटेशियम कंटेंट है या जो नाइट्रोजनस कंटेंट है या जो फॉस्फोरिक कंटेंट है उसको इंक्रीज करते हैं बाय एडिंग दीज एलिमेंट्स। तो नाइट्रोजन का काम क्या है? नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो इट मेक्स क्लोरोफिल, इट मेक्स, यानी जो ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो नाइट्रोजन जो है ये क्लोरोफिल बनाता है। इट मेक्स क्लोरोफिल, ठीक है जी, एंड प्रोटीन, एंड प्रमोट्स हेल्दी लीव्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम जो है इट प्रमोट्स ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, और नाइट्रोजन जो है, सॉरी फॉस्फोरस, प्रमोट्स हेल्दी रूट्स। ठीक है, तो ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मली जो अमोनिया, अब तीन किस्म के फर्टिलाइजर्स हैं ना हमारे, तो जो अमोनियम यानी ऐसे फर्टिलाइजर्स जिनमें अमोनियम आइंस मौजूद हैं, दोज फर्टिलाइजर्स विच कंटेन अमोनियम आइंस, जैसे अमोनियम नाइट्रेट हो गया, अमोनियम फॉस्फेट हो गया, तो विच कंटेन अमोनियम आइंस, नाइट्रेट आइंस, ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाते हैं। तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स जो होते हैं दे कंटेन अमोनियम और नाइट्रेट आइंस, दीज आर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। ठीक है, इसी तरीके से जो फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स होते हैं जो फॉस्फोरस की परसेंटेज बढ़ाते हैं, इट कंटेन फॉस्फेट, PO4 3 माइनस। और पोटेशियम के लिए जो है वो पोटेशियम आइंस K+। तो लेट सपोज अगर आप कोई भी ऐसा फर्टिलाइजर है जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट, ये कॉमनली यूज्ड फर्टिलाइजर है, तो अब इसका क्या फायदा हो रहा है कि ये पोटेशियम का भी कंटेंट बढ़ाएगा और नाइट्रोजन का भी कंटेंट बढ़ाएगा। ऐसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, ये डिफरेंट फर्टिलाइजर्स हैं। ठीक है, तो कॉमन जो फर्टिलाइजर्स हैं जो कि नॉर्मली यूज किए जाते हैं, कॉमन फर्टिलाइजर्स के अगर हम कुछ एग्जांपल्स ले लें तो अमोनियम नाइट्रेट ये कॉमनली यूज्ड फर्टिलाइजर है, अमोनियम फॉस्फेट ये कॉमनली यूज फर्टिलाइजर है, ऐसे पोटेशियम सल्फेट ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जस्ट थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि फर्टिलाइजर्स होते क्या है, इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। और एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, वो पहली बात कर चुका हूँ कि एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर causes यूट्रोफिकेशन। यानी अगर आप ज्यादा लार्ज अमाउंट में फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो उसका डिसएडवांटेज भी है, और डिसएडवांटेज क्या है? यूट्रोफिकेशन। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था और अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट, बेटा वो तो हमने एसिड बेस में बात की थी ना, वो तो सॉइल की पीएच को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये मतलब बेसिक ऑक्साइड है, बेसिक सब्सटेंस है, तो जिसको जब पानी में ऐड करते हैं तो ये पीएच लेवल को बढ़ाने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो अगर कोई एसिडिक सॉइल हो उसकी पीएच को बढ़ाना चाहे तो उसके लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिकली ऐड किया था, लाइमिंग का प्रोसेस होता है वो ऐड की जाती है।